और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मतदान के बाद चुनावी घमासान शुरू हो गया है। पहले चरण में कम हुई वोटिंग पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। जीतू पटवारी ने 4 सीट पर जीत का दावा किया तो इधर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार कर दिया। कहा बोलने और परिणामों में अंतर होता है। विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह के बयान दिए थे और बोलने और परिणामों में अंतर है, ये कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। तो जीतू पटवारी ने एक बड़ा दावा किया। मतदान पहले चरण का मध्य प्रदेश में संपन्न हो चुका है और जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है विस्तार न्यूज से बातचीत में, चलिए पहले आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, इनसे बात करते हैं। एक चरण का चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन वोटिंग परसेंटेज सारी सीटों में घटता हुआ नजर आया है, कैसे देखते हैं? ये जो बातें हो रही थी अब की बार 400 पार, जनता मैसेज दे रही है कि नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जिनकी आर्थिक नीतियां हैं, उनके जो सब्ज बाग हैं, उनसे दुनिया जनता थक चुकी है। और जो पब्लिक का रुझान कम हुआ वोटिंग पे, ये निराशा है नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पे। और मैं मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता से मत करना चाहिए, उनके अगेंस्ट जाके करना चाहिए। जो उन्होंने फिनोमा बना रखा था उसका एक मैसेज है देश और दुनिया को, मध्य प्रदेश वासियों को, कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो आपके घर पे असर नहीं हुआ, उसका आपके परिवार पे नहीं हुआ, आपके बच्चों के रोजगार पे नहीं हुआ। आप यातनाओं के माया जाल में या यातनाओं के महासंकट में हर परिवार फंसा हुआ है। उसने निराशा के कारण वोट नहीं डाला। छिंदवाड़ा की अगर बात करें, छिंदवाड़ा सहित 6 सीटों में जो वोटिंग हुई है, कितनी सीटों पर कांग्रेस का आ सकती है? 4 सीट, इस 6 में से 4 सीट कांग्रेस को आई। नरेंद्र मोदी ने वीडी शर्मा को बड़ी बात बोली है, बोले कि भले दुबले पतले हैं लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति से इतिहास रचा है। मानते हैं वीडी शर्मा की रणनीति कारण? ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, किसने क्या रचा है वो उनकी जाने। ठीक है, चलिए ये हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी थे, जिन्होंने बताया कि 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जो है, पहले चरण की जिन 6 सीटों में चुनाव हुआ उसमें 4 सीटों में कांग्रेस आएगी। फिलहाल देखना दिलचस्प तब होगा जब चुनावी नतीजे आएंगे, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती है और कितनी सीटें बीजेपी को मिलती है। कैमरा पर्सन नागेंद्र साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो जीतू पटवारी ने दावा क्या किया 4 सीटें जीतने का। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर पलटवार भी कर दिया है। चलिए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। जीतू पटवारी बोले हैं 6 में से 4 सीटें जीतेंगे। बोलने में भी क्या बुराई है? आप विधानसभा के उनके बयान देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा उनके बोलने में और परिणाम में कितना अंतर होता है। और देखिए मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान हुआ और 6 में से 4 सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, जिस पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार भी आपने सुना। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं। श्याम, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, एक तरफ वो बयान दे रहे हैं जो विधानसभा में जिन्हें बहुमत नहीं मिला मध्य प्रदेश में उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और दूसरा पलटवार सामने आता है उस विधानसभा के प्रत्याशी का जो मध्य प्रदेश के मंत्री रहकर चुनाव हारे। तो क्या लगता है दावों में कितना असर है? देखिए, बिल्कुल ये जो सियासी बयान है, सियासी बयानों के जो वाण हैं वो बहुत तेज़ी से एक दूसरे के ऊपर चलाए जा रहे हैं। एक ने कहा कि हम जो है 6 में से 4 सीटें, जीतू पटवारी कह रहे हैं 4 सीटें बिल्कुल जीत रहे हैं, आश्वस्त हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा से जो हमने बात की, उनका ये कहना था कि देखिए भाई, इससे पहले के उनके बयान, विधानसभा के बयान भी देख लीजिए, इससे पहले उन्होंने जो दावे किए थे वो क्या हुए, हवा हो गए, कहीं भी टिक नहीं पाए। तो जीतू पटवारी नरोत्तम मिश्रा के हिसाब से, नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि बयान तो बहुत बड़े बड़े देते हैं लेकिन वो ज़मीनी नहीं होते हैं, केवल हवाई किले होते हैं। उन बयानों में को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही श्याम, इस तरह से ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार देखिए वोटिंग प्रतिशत में भी पहले चरण में हमने अंतर देखने को मिला है। 2019 की तुलना में इस बार कम मतदान भी हुआ है। छिंदवाड़ा को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं क्योंकि सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा को माना जाता है और अन्य सीट पर भी कांग्रेस के जीत के दावे मजबूती के साथ कांग्रेस रख रही है। तो क्या आधार इसके पीछे का रख रही है कांग्रेस? आखिर दावे इतने मजबूत क्यों जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस जो है इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वोटिंग परसेंटेज घटना यानी जो है उसके फेवर में चीज़ें होना, तो यही उनका सबसे बड़ा आधार अभी हमको दिखाई देता है। वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि जो उनके गढ़ हैं वो ये मानते हैं कि चाहे मंडला हो,
चाहे जो छिंदवाड़ा हो, रतलाम झाबुआ हो, राजगढ़ हो, इन पर जो है कांग्रेस बहुत अच्छा करने वाली है, बहुत ज़मीनी मेहनत की है, ऐसा जो है कांग्रेस के नेताओं को लगता है। इसलिए ये सीटें तो उनके पास आ ही रही हैं। इसके अलावा अन्य सीटों पर भी जो है झटका लग सकता है भाजपा को, ऐसा इनका जो है दावा है। ऋतु बिल्कुल श्याम, इसके साथ ही शहडोल सीट की अगर हम बात करें, क्योंकि पहले चरण में शहडोल सीट पर भी मतदान हुआ है और शहडोल को लेकर कांग्रेस का कहना है कि वहां की सांसद तो बीच में गुम ही हो गई थी। जैसे ही चुनाव हुआ दिखाई दी और चुनाव के पहले अभी दिखाई दिए, लेकिन बीच का जो समय था उस समय तक सांसद ना दिखाई दी कहीं पर। ऐसे में शहडोल सीट को लेकर भी कांग्रेस के दावे मजबूत है। तो क्या कहा जाए कि जो 4 सीटों की बात कांग्रेस कर रही है उसमें से शहडोल भी शामिल है? बिल्कुल, शहडोल को लेकर जो है हमलावर है कांग्रेस, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो रणनीतिक जो है पूरे प्रदेश में भाजपा की जो है दिखाई दे रही थी, शहडोल में कहीं ना कहीं उसमें विचलन रहा। शहडोल में वो स्थितियां नहीं रही जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है वहाँ की प्रत्याशी गायब हो गई थी, उन्होंने जो है ध्यान नहीं दिया। इसीलिए जो है वो उनके पास एक मजबूत आधार है इस बात को कहने के लिए। हालांकि ये देखना होगा पहले चरण में शहडोल पर जो जनता ने कितना जो है अपना समर्थन किस पार्टी को दिया है। बिल्कुल श्याम, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस के जहां अपने दावे हैं तो बीजेपी के पलटवार भी सामने आ रहे हैं, लेकिन दावे कितने मजबूत हैं और किसके दावे मजबूत हैं ये तो 4 जून को विस्तार न्यूज पर ही आपको पता चलेगा जब आएंगे परिणाम। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है। बीजेपी में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी परिवार में सबका स्वागत है, हमारा परिवार बढ़ रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। पीएम मोदी ने बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर तंज भी कसा, कहा बड़े महाराज घर से निकलते नहीं थे, आज हाथ जोड़ रहे हैं। जनतंत्र की स्थापना के लिए बीजेपी काम कर रही है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, सुनवाते हैं आपको। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। हमारे प्रदेश की 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने देखा है, पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलते नहीं थे, वो अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगने निकले। दुनिया के लिए छिंदवाड़ा मॉडल बताते थे और मॉडल उनका कितना खोखला है सबने देखा है। और इधर शिवपुरी की पोहरी से विधायक रहे हरिवल्लभ शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विस्तार न्यूज से बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के मेरा मन बदला। दूसरे हमारे अंचल के जो विकास के मसीहा हैं महाराजा सिंधिया, उनका जो विकास का एजेंडा मैंने देखा है पिछले 25-30 सालों से, बड़े महाराज के समय से। तो ग्वालियर अंचल की बात करें तो जो कुछ भी विकास आज तक ग्वालियर अंचल में हुआ है, चंबल अंचल में हुआ है, 90% उसका श्रेय सिंधिया जी को जाता है। वो बिना विकास के रात दिन विकास की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ग्वालियर में जो इंटरनेशनल स्तर का जो एयरपोर्ट बना है, वो रिकॉर्ड 16 महीने में उन्होंने बनवा के तैयार करवा दिया। और है कि अब कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। कांग्रेस का जो बचा कुचा नेतृत्व है वो दृष्टि विहीन है। ना उनमें सोशल इकोनॉमिक कोई विजन है, ना स्पिरिचुअल कोई विजन है, ना सोशल उसका फॉर्मेशन के लिए कोई उनके पास विजन है। हरी जी, ये बताइए कि क्या महाराजा से आपकी बात हुई, मतलब जो है सिंधिया जी से आपकी बात हुई इस बारे में? जब आप आ रहे थे तो उनसे जो है आपने कोई बात की? जी हाँ, उनसे हमेशा बात होती रहती है। मेरी बात भी उनसे हुई है और उन्होंने भी कहा कि भाई आप जैसे लोग जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, मैं सन 80 में पहली बार विधायक बना था कांग्रेस का। जब से लेके हम काम कर रहे हैं, बड़े महाराज के साथ काम किए, स्वर्गीय माधवराव जी के साथ काम किया, तो उनसे मेरी बात हुई है और हम उनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। कई कार्यकर्ता भी आपके साथ आए होंगे? बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ तो। कितनी संख्या है? अब मैं अगर ये कहूँ तो देखो, कहने की बात तो है, लेकिन कम से कम 200-250 जो कांग्रेस के महामंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, सेवा दल के लोग हैं, वो सब आए हैं साथ। अपना भविष्य क्या देख रहे हैं भाजपा में? देखिए, अब हम तो, मैं कहना चाहूँगा कि अब हमारी पारी तो गई ईमानदारी से, लेकिन नौजवानों की, हमारे बच्चों की भविष्य को देखते हुए मैं मान के चलता हूँ कि बीजेपी में भविष्य उज्जवल है, नेतृत्व के लिए भी नौजवानों का, महिलाओं का, किसानों का, देश का।
एक बड़ी खबर मिल रही है ग्वालियर से। पार्टी छोड़ सकते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता रामनिवास रावत। विधायक रामनिवास रावत ने राहुल गांधी से फोन पर बात की और इसके साथ ही एक और बड़ी बात आपको बता दें, रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें। और अगर रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। ये ग्वालियर क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं रामनिवास रावत और राहुल गांधी से उन्होंने फोन पर बात किया। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी शुरू हो गई हैं। और ग्वालियर से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल गौर सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल, जहां एक और अटकलें हैं कि कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं तो दूसरी ओर चर्चाएं ये भी कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कितना बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए साबित होगा? बिल्कुल, देखिए ऋतु, जो कांग्रेस के विधायक हैं रामनिवास रावत, इस ग्वालियर चंबल अंचल के कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, और खासकर श्योपुर जिले के तो हैं ही इकलौते ऐसे नेता हैं जहां अच्छा खासा उनका प्रभाव है। आदिवासी वोट पर काफ़ी अच्छी पकड़ है। लेकिन जब कांग्रेस का टिकट फाइनल हुआ था और कांग्रेस ने जो बीजेपी से निष्कासित नेता हैं सत्यपाल सिंह सिकरवार, उनको उम्मीदवार बनाया था और उसके बाद लगातार रामनिवास रावत पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ये वजह है कि अब बताया जा रहा है कि 25 मई को पीएम नरेंद्र मोदी मुरैना आ रहे हैं जहां वह बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। और ऋतु, सबसे खास बात ये बता दूं कि अभी विस्तार न्यूज़ को जो अपने सूत्रों से जो जानकारी मिली है, वहां पर जो विजयपुर है उनका निवास है रामनिवास रावत का, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से निर्णय लेंगे। वो कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि मैं पार्टी में जाऊं या नहीं जाऊं बीजेपी में। उसका निर्णय आज, अंतिम निर्णय आज होने वाला है। अभी बैठक जारी है रामनिवास रावत के निवास पर। वही कार्यकर्ता पूरा निर्णय लेंगे कि उनको जाना है कि नहीं जाना है। साथ ही साथ कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जहां हमारे नेता जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। तो एक बड़ी, अगर रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका ग्वालियर चंबल अंचल में माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से रामनिवास रावत की जो वोट बैंक पर जो पकड़ है श्योपुर जिले में, खासकर जो आदिवासी वोट माना जाता है, वहां पर एक अच्छी पकड़ है। साथ ही साथ रावत वोट बैंक जो श्योपुर जिले का एक निर्णायक वोट माना जाता है, वह भी रामनिवास रावत के साथ काफी भूमिका में रहता है। यही कारण है कि अगर रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका देखने को मिलेगा। बड़ा झटका तो होगा ही अनिल, लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात यह भी कि लोकसभा चुनाव नजदीक है ग्वालियर चंबल क्षेत्र के, और ऐसे में इतने कम समय पहले में रामनिवास रावत अगर बीजेपी में शामिल होंगे तो कांग्रेस के लिए झटका होगा, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ी आसानी भी होगी और थोड़ी राहें और आसान हो जाएंगी। देखिए ऋतु, जब कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट फाइनल किया था, सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट दिया था, उसके बाद लगातार ये पार्टी से नाराज चल रहे हैं। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि खुद रामनिवास रावत ने राहुल गांधी से भी फोन पर बात की है, लेकिन उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। और इसके साथ ही जब टिकट फाइनल कांग्रेस का नहीं हुआ था तो उससे पहले विस्तार न्यूज़ से भी रामनिवास रावत ने ये कहा था कि अगर पार्टी किसी बाहरी प्रत्याशी को टिकट देती है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ तौर पर पहले ही उन्होंने संकेत दे दिया था जब टिकट फाइनल नहीं हुआ था, और टिकट जब कांग्रेस पार्टी ने सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट दे दिया तो उसके बाद लगातार वह अंदरूनी नाराज चल रहे हैं। और यही वजह है, अब खुलकर उनकी नाराजगी सामने आ गई है। और 25 दिसंबर को जब पीएम नरेंद्र मोदी मुरैना में सभा करेंगे तो उनके साथ वह बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अभी जो जानकारी मिली है, रामनिवास रावत के घर रामनिवास रावत ने खुद अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है और उन्हीं के घर एक बड़ी बैठक है। उनसे 1 to 1 चर्चा करेंगे, हर कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसके बाद यह फैसला निर्णय हो जाएगा कि रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ा एक झटका कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि अभी ग्वालियर चंबल अंचल में मुरैना ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है। क्योंकि जिस तरीके से जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है सत्यपाल सिंह सिकरवार काफी मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं, लेकिन अगर रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिलेगा। साथ ही साथ काफी कमजोर श्योपुर बेल्ट में कांग्रेस हो जाएगी। यही कारण है कि बीजेपी कहीं ना कहीं रामनिवास रावत को तोड़कर अपने में शामिल कराना चाहती है, ताकि जो कांग्रेस की जो मजबूती है उसको कम किया जा सके। जी
बिल्कुल अनिल, देखिए बीजेपी के लिए तो फायदा होगा ही, क्योंकि अगर कोई क्षेत्रीय नेता जो अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखता है और उनके फॉलोअर्स भी हैं, तो ऐसे में जिस दल में वो शामिल होंगे उस दल के लिए तो फायदा साबित होगा, और जिस दल को वो छोड़ रहे हैं यानी कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। लेकिन जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि रामनिवास रावत वो नेता हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं, साथ ही साथ रावत समाज जो एक वोट बैंक है जो प्रभावित करता है परिणामों को, तो ऐसे में क्या लगता है करीब कितने समर्थक शामिल हो सकते हैं फिर बीजेपी में? देखिए तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रामनिवास रावत के साथ लगभग कम से कम 1000 से अधिक जो समर्थक हैं उनके जो पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और यही कारण है कि अभी जो बैठक चल रही है, बैठक उनके घर बुलाई गई है सभी कार्यकर्ताओं की, जिसमें श्योपुर जिले के सभी उनके समर्थक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो विजयपुर बेल्ट हो, वीरपुर हो, श्योपुर हो, बड़ौदा हो, जो तमाम उनकी जो विधानसभाएं आती हैं जहां पर उनकी अच्छी पकड़ है, वहां से सभी समर्थक उनके घर पहुंचे हैं और अभी बैठक जारी है। वन टू वन चर्चा करेंगे हर कार्यकर्ता से, उसके बाद वह निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका है। जानकारी देते रहेगा और बातचीत करने की भी उनसे कोशिश करिएगा कि मुख्य कारण क्या है और करीब कितने समर्थक और किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो अटकलें हैं बीजेपी में शामिल होने की, वो अटकलों पर विराम कब लगेगा। फिलहाल शुक्रिया अनिल आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो बड़ा झटका साबित होगा इधर ग्वालियर में कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर बात करें मंदसौर की, तो मंदसौर से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां रोड शो में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर में कई स्थानों पर स्वागत मंच तैयार हैं। सभा स्थल का जायजा लिया विस्तार न्यूज संवाददाता देवेंद्र मौर्य ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे बाद जो है सीएम यादव का जो है मंदसौर दौरा है, और ये वही स्थान है जहां पर जो है आज दोपहर बाद जो है मंदसौर में के गांधी चौराहा, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जो है आम सभा होना है। डॉक्टर मोहन यादव जो हैं दोपहर 2 बजे मंदसौर पहुंचकर सीधे जो भाजपा के उम्मीदवार हैं सुधीर गुप्ता, उनके नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि कलेक्ट्रेट कार्यालय यहाँ पर वे पहुँचेंगे। उसके बाद सभा होगी और सभा के ठीक बाद जो है सीएम शहर के मुख्य मार्गों पर जो है रोड शो भी करेंगे। रोड शो जो है शहर के गांधी चौराहा से शुरू होकर बस स्टैंड, घंटाघर, पशुपतिनाथ क्षेत्र पहुंचेगा और पशुपतिनाथ के द्वार पर जो है रोड शो का समापन होगा। जिसके बाद सीएम, जो कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार डॉक्टर मोहन यादव जो हैं मंदसौर पहुंचे हैं, तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का भव्य मंदिर है, तो यहाँ पर भी जो है वे पहुंचकर पूजन अर्चन दर्शन लाभ लेंगे और उसके बाद उज्जैन के लिए रवाना होंगे। देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज़, मंदसौर, मध्य प्रदेश। और इधर उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के शरधा गांव के पास महानदी में नाव पलट गई, जिसमें करीबन 55 लोग सवार थे। इनमें से 45 लोग केवल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये खरसिया थाना क्षेत्र के अंजोरी पाली गांव से दर्शन करने पहुंचे हुए थे। आपको बता दें जिसमें से 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक की तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि नाव में सवार सभी लोग पत्थर सेनी माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे और तभी अचानक नाव पानी में डूबने लगी। कुछ लोगों को स्थानीय ग्रामीणों ने सहायता कर बचाया, लेकिन इनमें से कुछ लोगों की जान चली गई और उन्हें नहीं बचाया जा सका। अभी की स्थिति में एक महिला का शव बरामद हुआ है। वो लगभग 35 वर्ष की महिला है और 7 अन्य लोग अभी मिसिंग हैं यानी गायब हैं। उसमें से 4 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। लेकिन ये स्थिति अभी गोताखोरी जो चल रही है रात के समय में, उसमें हो सकता है स्थिति बदलेगी। जैसे भी जो भी होगा हम लोग उनके डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम यहीं उड़ीसा से करा के उनके बॉडीज़ को वापस हम लोग अपने छत्तीसगढ़ ले जाएंगे। ଏବେ ସବୁ फायर टीम ସବୁ आम टीम सर्च करुच्ची जिते लोग रेस्क्यू है कलेक्टर मैडम सब खाଇବା व्यवस्था कले।